नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। चुनावी धांधली के मुद्दे पर घिरी सरकार उसमें लगातार घिरती चली जा रही है। सरकार एक तरफ विपक्ष के निशाने पर है, दूसरी तरफ वो ऐसे तमाम कदम उठाती जा रही है जिससे उस पर आशंकाएं भी बढ़ती जा रही हैं, धांधली के आरोप पुख्ता भी होते जा रहे हैं। ताज़ा तरीन मामले में विधि और न्याय मंत्रालय ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर जिस तरह से नियमों में बदलाव किया है और ये कहा है कि जो चुनाव से संबंधित जानकारियां हैं जो 1961 के नियम के तहत अब तक दी जाती रही हैं, वो जानकारियां अब लोगों को नहीं दी जा सकेंगी। इसको लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था चुनाव आयोग को कि वो जानकारी उपलब्ध कराए, लेकिन सरकार ने इस आदेश के बाद नियमों में बदलाव कर दिया और अब यह कहा जा रहा है कि इस तरह की जानकारियां नहीं दी जा सकती हैं। इसको लेकर विपक्ष एक बार फिर हमलावर है पूरी चुनावी प्रक्रिया पर। जिस तरह से हरियाणा चुनाव के बाद, उससे पहले भी लोकसभा चुनाव में भी तमाम आरोप लगे थे, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद जिस तरह से पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगे, वो आरोप अब और पुख्ता होते दिखाई पड़ रहे हैं। पूरा विपक्ष पहले से ही इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई करने पर आमादा है और अब उस पर आग में घी डालने का काम किया है इस जो नियम में बदलाव किए गए हैं। इसको लेकर जबरदस्त इस समय जो विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर है, चुनाव आयोग भी उसके निशाने पर है और इसको लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू हो रही है। इसको जो तमाम सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल है, पहले से ही ईवीएम और पूरी चुनावी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उस पर लगातार चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी दलीलें दी गई है, याचिकाएं दी गई हैं, लेकिन अब जिस तरह से नियमों में बदलाव कर दिया है सरकार ने, विधि और न्याय मंत्रालय ने, उसको देखते हुए विपक्ष अब नए सिरे से विरोध की रणनीति बना रहा है और इस मुद्दे पर सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है और आरोपों को, जो धांधली के आरोप लग रहे हैं, सरकार और चुनाव आयोग मिलकर जिस तरह से पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं, बदल रहे हैं और अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसके आरोप पुख्ता होते हैं सरकार के इस नए नियम से, कानून से और नए बदलाव से। इसको लेकर विपक्ष हमलावर है और दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो विपक्ष ने माहौल बनाया है, जिस तरह से उनके विरोध की लगातार प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, इस्तीफे की मांग हो रही है, माफी मांगने की मांग हो रही है, वो मांग जोर पकड़ती जा रही है। लगातार जगह जगह से इस पर प्रदर्शन हो रहे हैं और अब 25 दिसंबर को इस पर बड़ा प्रदर्शन होने की तैयारी हो रही है। तो इस पर लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घिरे हुए हैं और ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सरकार के ऊपर जो संविधान को समाप्त करने, उसको बदलने, छेड़छाड़ करने जैसे आरोप विपक्ष लगा रहा है, वो सारे आरोप, इन सारे जितने जो अब तक सरकार की ये कार्यशैली है उनको देखते हुए आरोप पुख्ता दिखाई पड़ रहे हैं। इसी बात पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है और उधर महाराष्ट्र से भी खबरें आ रही हैं कि सरकार बनने के बावजूद किसी तरह से बन तो गई, लेकिन बनने के बावजूद संकट में दिख रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार इतने दिनों से नहीं हो पा रहा था, विस्तार हुआ और उसके बाद जब विभाग बटे, विभाग भी काफी दिन बटने में लग गए, विभाग बटने के बाद अब वहां उथल पुथल फिर शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे सरकार से नाराज दिखाई पड़ रहे हैं और एक बार फिर खबर आ रही है कि उन्होंने अपने गांव का रुख किया है। इन तमाम खबरों पर, मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन जो इस समय की बड़ी खबर है वो ये कि चुनाव प्रक्रिया में बदलाव को लेकर सरकार जिस तरह से घिरी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने उस पर बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को एक बार सुनते हैं क्या उन्होंने कहा है, किस तरह से सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियमों में बदलाव कर दिए हैं। अमलेंदु जी, यानी आप पहले हाईकोर्ट का निर्देश आ रहा है और आप उस नियम को ही बदल दे रहे हैं, अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निर्देश भी नहीं दे पाएंगे, आपने इस तरह का नियम बदल दिया है। जी बिल्कुल समीर जी, और इस खबर पर सबसे पहले हम लोगों ने ही इसको बताया था कि किस तरीके से 9 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया और पिछले शुक्रवार को विधि और न्याय मंत्रालय जो है उसने सारे नियम बदल दिए और उसमें यह भी जोड़ दिया कि अदालतें जो है इसमें अब आदेश नहीं दे पाएंगी। हालांकि ये अब सरकार
सरकार को कोई अधिकार है कि नहीं कि वो अदालतों को आदेश दे कि वो क्या आदेश दे पाएंगी क्या नहीं दे पाएंगी, ये एक बहस का मसला हो जाएगा और ये फिर मामला फिर अदालत के पास पहुंचेगा। मुझे लगता है कि ये अवमानना का एक मामला है और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को इस पर सरकार को अवमानना का नोटिस इशू करना चाहिए, चूंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है ये बदलाव किए गए हैं नियमों में। और ये भी दर्शाता है समीर जी कि इसका मतलब लोकसभा चुनाव में और हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में धांधलियां हुई हैं और उन धांधलियों को छुपाने के लिए ही ये नियमों में बदलाव किया गया है। चूंकि इन धांधलियों के बाबत ही जो थी वो जानकारी मांगी गई थी। महमूद प्राचा जो कार्यकर्ता हैं, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनकी याचिका थी। उन्होंने हरियाणा की जो थे वो सारे वीडियो फुटेज और फॉर्म 87 मांगे थे, जिसको लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता को वो सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए जाएं, चुनाव आयोग उसको उपलब्ध कराए। 9 दिसंबर को ये हुआ आदेश और पिछले शुक्रवार को ही ये नियमों में परिवर्तन जो है वो न्याय और विधि मंत्रालय ने कर दिया। यानी उधर अब हाईकोर्ट आदेश दे रहा है कि आप जो डॉक्यूमेंट दिखाने की उसको देखने के लिए याचिका दायर की गई है उसको आप उपलब्ध कराएं, और इधर सरकार नियम ही बदल दे रही है कि ये तो डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए ही नहीं जा सकते हैं। जबकि जब से ये नियम बना है 1961 से, तब से लेकर अब तक ये है कि चुनाव प्रक्रिया से संबंधित कोई भी दस्तावेज जो है वो सार्वजनिक किसी को भी वो देखने के लिए उनको उपलब्ध कराया जा सकता है। और इन सारी चीजों से जो आरटीआई कानून है वो कितना कमजोर हो रहा है। हालांकि पिछले 10 साल में आरटीआई का कानून के लिए ये बार बार ये बात होती है कि वो बहुत कमजोर हो चुका है, तमाम जो सूचनाएं हैं वो छिपाई जा रही हैं, और ऐसे में आरटीआई कानून की प्रासंगिकता ही लगभग समाप्त हो गई है। और उस पर भी अगर ये कानून बना दिया जा रहा है कि जो जरूरी दस्तावेज हैं जो पब्लिक डोमेन में रहने चाहिए, आने चाहिए, और उनको देखने जानने का किसी को भी अधिकार है, उनको आप कैसे नहीं दे सकते हैं, और वो भी तब जब उस पर धांधली के आरोप रहे हैं। सुनते हैं क्या कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले को लेकर, और इस मुद्दे पर अब विपक्ष नए सिरे से सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है। अक्टूबर 2024 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद वकील महमूद प्राचा ने पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करी। उनको चुनाव आयोग से कुछ दस्तावेज चाहिए थे। 9 दिसंबर 2024 को चुनाव आयोग को हाईकोर्ट ने निर्देशित किया कि एक पर्टिकुलर मतदान केंद्र की वीडियोग्राफी, वहां की सुरक्षा टीवी की फुटेज, सीसीटीवी फुटेज और कुछ अन्य दस्तावेज वकील प्राचा को दिए जाएं। लेकिन बजाय वीडियो और दस्तावेज देने के मोदी सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर 20 दिसंबर की शाम को चुनाव संचालन नियम ही बदल दिए। 93(2) सबसेक्शन ए के तहत अब जनता चुनाव संबंधित किसी भी दस्तावेज को, जैसे वो पहले देख सकती थी, नहीं देख सकती है, ना उसका निरीक्षण कर सकती है, ना उसकी समीक्षा कर सकती है। उसके हक से उससे वो हक छीन लिया गया है। पहले कोई भी व्यक्ति चुनाव संबंधित किसी भी दस्तावेज को देख सकता था, अब वो नियम बदल दिया गया है। अब चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि कौन क्या कौन से दस्तावेज देखेगा। एक बात याद रखिएगा कि कानून और न्याय मंत्रालय ने इसको नोटिफाई कर दिया, तो यह हक पहले ही छीन लिया गया है। और अब आदेश कोर्ट्स भी नहीं दे पाएंगे चुनाव आयोग को दस्तावेज साझा करने के लिए। जब यह मामला कोर्ट में चल रहा था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, तब भी चुनाव आयोग ने महमूद प्राचा की याचिका का विरोध किया था, यह कहकर कि प्राचा तो उम्मीदवार नहीं थे हरियाणा में, उनको दस्तावेज क्यों दिए जाए। तब प्राचा ने दलील यह दी थी कि उम्मीदवार को आप निःशुल्क दस्तावेज दीजिए, और अगर कोई अन्य नागरिक मांगे तो उससे एक निर्धारित शुल्क ले लीजिए, इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी। इनफैक्ट कोर्ट ने भी इस दलील को माना और उसको मानकर 6 हफ्ते का वक्त दिया चुनाव आयोग को, और 6 हफ्ते के भीतर फॉर्म 17C भाग 1 भाग 2 वीडियोज और दस्तावेज महमूद प्राचा को देने का निर्देश दिया। लेकिन ऐसा नहीं किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने तो नियम ही बदल दिए। अब इस एक तरफा नियम बदले जाने पर जरूर सवाल खड़े होंगे। सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर जो एक तरफा नियम बदल दिए, क्यों बदल दिए? ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसको छुपाने की कोशिश सरकार और चुनाव आयोग कर रहा है? क्या लोकतंत्र में जनता को अपने चुनाव के संबंधित किसी भी डॉक्यूमेंट को देने का हक नहीं होना चाहिए? तो फिर लोकतंत्र किस बात का? पारदर्शिता से इतना परहेज क्यों है सरकार को और चुनाव आयोग को? ऐसे वक्त पर जब चुनाव आयोग की साख दांव पर लगी हुई है, उसको और मटियामेट क्यों किया जा रहा है?
क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग के ऊपर आरोप है कि उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम घटाए? क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग ने बार बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाकर लोगों के सामने बहुत सारे सवाल और संशय पैदा किए? क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण रवैये पर देश में व्यापक रोष है? तो ऐसे में जब सरकार और चुनाव आयोग मिलकर नियम बदल देगा और लोगों को उनके हक से वंचित करेगा कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट देखने का उनका हक चला जाएगा, तो हिंदुस्तान के निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर जरूर एक धब्बा है, ये एक कलंक है। और एक बात और उठती है, अगर आपको ऐसा करना था तो आप सारे राजनीतिक दलों को बुलाते, एक मीटिंग करते, विचार विमर्श करते, उनको विश्वास में लेते, समझाते कि आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ये एक तरफा फैसला आपने क्यों किया? आप क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जो भी गुप्त और गोपनीय होता है ना, वो अधिकांश गलत होता है। और इसीलिए सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट कहा गया है। पारदर्शिता प्रजातंत्र की पहली शर्त है। उस शर्त का दमन चुनाव आयोग और सरकार क्यों कर रही है, और उसका दमन करके हिंदुस्तान के चुनावों पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रही है, यह सवाल तो पूछा जाएगा। तो ये बड़ा अब मुद्दा बन गया है, जो नियमों में बदलाव कर दिया गया। पहले से ही जो विपक्ष के तमाम आरोपों से घिरी हुई संस्था है चुनाव आयोग, इस संवैधानिक संस्था को कमजोर करने, उसको खत्म करने के आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का नियम बदल दिया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष को हटाया गया। उसके बाद जिस तरह से अब चुनाव प्रक्रिया में अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, उसके लिए हाईकोर्ट आदेश दे रहा है, उसको बदल दिया गया कि आप कोई जानकारी नहीं ले सकते हैं। और इसी मुद्दे पर पूरे हरियाणा में और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगे थे। तो ये किस तरफ जा रहा है? जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्या उन आरोपों की पुष्टि नहीं हो रही है? यही सवाल विपक्ष उठा रहा है। और अब इस मुद्दे पर जो लगातार घिरी हुई सरकार है, वैसे भी जो कहा जा रहा है कि जो अल्पमत की सरकार है, जो 240 सीटें आई हैं, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से मतदान प्रतिशत को बढ़ाकर सरकार की सीटें बढ़ा दी गई। यह भी सवाल अभी ये पूरा का पूरा मुद्दा अभी सवालों के घेरे में है। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद भी ये सारी चीजें हुई, और अब ये कहा जा रहा है, जब पहले मांगा चुनाव आयोग ने कि आप प्रमाण दीजिए, प्रमाण दे दिए गए, तो प्रमाण देने के बाद अब नियम ही बदल दिया जा रहा है कि आप वो कोई जानकारी ले ही नहीं सकते हैं। ये तो बहुत ही एक बहुत अजीबोगरीब स्थिति इस समय हो गई है अमलेंदु उपाध्याय जी। जी बिल्कुल, बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। और अजीबोगरीब क्या, इसका मतलब साफ साफ यही है समीर जी कि जैसा सुप्रिया सुनील भी कह रही हैं कि ये जो चुनाव में धांधलियां हैं, चुनाव आयोग पे जो आरोप हैं कि उसने धांधलियां की हैं, और धांधलियों से ही मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, धांधलियों से ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, और नायब सिंह सैनी धांधलियों से ही मुख्यमंत्री हैं। तो उन धांधलियों को छुपाने के लिए ये जो कुकर्म किए जा रहे हैं, जो कि सरकार जो है जो अपने नियमों में बदलाव कर रही है, और अदालतों को भी आदेश दे रही है कि अदालतें इसमें कोई आदेश नहीं दे सकेंगी। तो ये 70 सालों में पहली बार हो रहा है कि सरकार जो अदालतों को आदेश दे रही है कि अदालत जो है वो कोई आदेश नहीं दे सकेगी। यानी अब वास्तव में लोकतंत्र पर खतरा है और न्यायपालिका पर भी खतरा है। ये अब साफ दिखाई पड़ने लगा है समीर जी। जी बिल्कुल, ये साफ दिखाई पड़ने लगा है। और पहले तो आरोप लगे कि किस तरह से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार अपने तरह से कर रही है, पसंदीदा अधिकारियों को वहां पर चुनाव आयुक्त बना रही है। उसके बाद आरोप लगे कि कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त खासतौर पर वो सरकार के साथ मिलकर सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं। यहां तक कि चुनाव की तारीखें सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के हिसाब से तय हो रही हैं, और अगर जो तारीख उनको सूट नहीं कर रही है, वो तारीख बदल दी जा रही है। उसके बाद चुनावी प्रक्रिया में धांधली, चाहे वो वोटर लिस्ट में धांधली की बात हो, चाहे वो चुनाव के दौरान हो, मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात हो, और दूसरे इन सब के जब पुख्ता प्रमाण लेकर विपक्ष चुनाव आयोग जा रहा है, तो चुनाव आयोग सरकार से कह रहा है कि आप ऐसा करिए, नियम ही बदल दीजिए। और सरकार कह रही है कि बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, हम उस नियम को ही बदल दे रहे हैं। तो ये जो अजीबोगरीब खेल हो रहा है, उसको लेकर अब विपक्ष जो आरोप लगाता रहा है कि सरकार जो है वो पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करके और अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, उन आरोपों की पूरी तरह से ये पूरी श्रृंखला जो आरोपों की है और जो सरकार ने जिस तरह से काम किया है, उनकी पुष्टि होती दिखाई पड़ रही है। संजय राउत शिवसेना के नेता हैं और महाराष्ट्र में चुनावी धांधली को लेकर वो चुनाव से पहले ही बहुत सारे आरोप लगाते रहे हैं, चुनाव के बाद भी उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए। इस जो नियमों में बदलाव किया गया है उस पर उनका क्या कहना है, एक बार सुनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को लेकर एक नया जो है रूल आया है इलेक्शन कमीशन की ओर से, अगर गवर्नमेंट लोकतंत्र की हत्या है। जो रूल बनाया है कि
इलेक्शन कमीशन के पास हम जानकारी नहीं मांग सकते। अब हम किसी भी प्रकार की जानकारी चुनाव आयोग से नहीं मांग सकते। ये तानाशाही है भाई, क्यों नहीं मांग सकते? अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपसे जानकारी नहीं मांग सकते तो सबसे पहले आप ईवीएम हटा दीजिए और बैलेट पेपर का चुनाव लाइए। हम कोई जानकारी नहीं मांगेंगे आपसे। आप ये जो कुछ छुपाना चाहते हैं जनता से, एडवोकेट महमूद प्राचा ने पंजाब हाईकोर्ट से कुछ दस्तावेज मांगने की कोशिश की और हाईकोर्ट ने आदेश दिया। सीसीटीवी फुटेज मांगा है, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग मांगा है, 17A के बारे में कुछ जानकारी मांगी है। ये मांगने के बाद चुनाव आयोग हड़बड़ा गया और मोदी और शाह जी के चरणों में जाकर बैठा और फिर 24 घंटे में पूरे नियम बदल दिए कि कोई जानकारी नहीं मांग सकती। ये कौन सी तानाशाही? देश में लोकतंत्र, इसलिए तो हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा हुआ संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। ये तो है ना, डर है ना लोगों के मन में, और आपका बर्ताव उसी दिशा में चल रहा है। हमको जानने का अधिकार है कि हमारे वोटों का क्या हो गया है, जो मैंने वोट दिया है वो कहाँ गया है। और आप कहते नहीं, ये आने वाला एक खतरा है लोकतंत्र को। अगले चुनाव में ये लोग फिर घोटाले करने वाले हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसकी ये तैयारी है। तो बाबा साहब, संविधान, इन सारे चीजों के अपमान का उनको खत्म करने का आरोप लग रहा है। और किस तरह से जो संजय राउत कह रहे हैं, संजय राउत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भी ये आरोप लगातार लगाते रहे और उन जो आरोप लगाते रहे, जो आशंका जाहिर करते रहे, वो आशंकाएं सही साबित हुई। और अब ये जो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर जो आरोप है वो पुख्ता होते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अभी जो संविधान पर चर्चा हुई संसद में, कांग्रेस पार्टी पर तमाम आरोप लगाते हुए पिछले 70 साल में किन किन घटनाओं का जिक्र किया और खास तौर पर इमरजेंसी का जिक्र किया, जिसके लिए इमरजेंसी लगाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद उसके लिए माफी मांग चुकी है, कांग्रेस पार्टी माफी मांग चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको अभी तक याद करती है। कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई कानून बनाया, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। उसके तहत आप किसी भी सरकारी विभाग से, मंत्रालय से, कहीं से भी कोई सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं। और एक ये सरकार है कि वो कह रही है कि सूचना नहीं प्राप्त कर सकते, इसके लिए वो कानून बना रही है। इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि कौन जो है वो लोकतंत्र के लिए काम कर रहा है और कौन लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है। जो विपक्ष का आरोप है कितना पुख्ता होता दिखाई पड़ रहा है इस जो काम किया है सरकार ने। अमलेंदु जी 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 बिल्कुल समीर जी, इतना मजबूत काम किया है कि अब किसी भी तरीके से कोई जो है कुछ मांग ही ना सके सबूत जो है, और सरकार जो है वो अपना इसी तरीके से चलती रहे, ये एक तरीके से इंतजाम किया गया है। और ये बड़ा घपला जो है, इसका मतलब है इसके पीछे कोई ना कोई। और जैसा कि कहा जा रहा है कि जो सरकार बनी है केंद्र में, मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ये भी जो है वो चुनाव आयोग की धांधलियों से बने हैं, ऐसा आरोप विपक्ष अब लगा रहा है। समीर जी जी बिल्कुल, ये आरोप लगा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से वोट परसेंटेज अचानक से बढ़ गए, चुनाव के बाद वोट परसेंटेज बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे धांधली के आरोपों की चर्चा भी हम लोग इस प्रोग्राम में कर चुके हैं। हरियाणा विधानसभा में जो ये हुआ कि किस तरह से 99% पूरी तरह से चार्ज्ड मशीनों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट गिने हैं। महाराष्ट्र में भी इस तरह की घटनाएं हुई। महाराष्ट्र में उसको लेकर किस तरह से तमाम गांवों में ईवीएम की धांधली के खिलाफ वहां लोगों ने एक मॉक पोलिंग की, यानी वहां बताने की कोशिश की कि हमने वोट कहीं दिया और दिया गया। ये सारे प्रमाण जब दिए गए चुनाव आयोग को, तो अब चुनाव आयोग की सिफारिश पर सरकार ने नियम ही बदल दिया गया कि आप कोई जानकारी ले ही नहीं सकते हैं, आपको कोई दस्तावेज नहीं दिखाए जाएंगे। और लोकतंत्र में यह कैसे हो सकता है, किस आधार पर सरकार ने किया है, यही सवाल पूछ रहा है विपक्ष। लगातार हमला कर रहा है इस मुद्दे पर, चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप में पहले से ही घिरा हुआ है। और अब जब चुनाव के नियम ही बदल दिए गए, जो आप तमाम चीजों को, दस्तावेजों को देखने का किसी को भी अधिकार है, उसको कह दिया गया कि अब ये आप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए निर्देश नहीं दे सकते हैं। ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है और इसको लेकर विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही आ गए हैं।
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। इस मुद्दे पर लगातार आरोपों के घेरे में सरकार भी है और चुनाव आयोग भी। चुनाव आयोग पर बहुत आरोप लगे और उन्हीं आरोपों की कड़ी में यह भी था कि पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को सरकार के साथ मिलकर यह चुनाव आयोग प्रभावित कर रहा है। अब यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव आयोग की सिफारिश पर कैसे सरकार ने वो नियम बदल दिए गए जिनके तहत आप कोई जानकारी उससे मांग सकते थे। यानी धांधली अगर हो रही है तो सरकार आपको बताएगी भी नहीं कि धांधली हुई है कि नहीं हुई है। बहुत ही अजीबोगरीब बात है और लोकतंत्र के लिए जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि वो लोकतंत्र को खत्म करने का एक तरीका है, यह नियम का में जो बदलाव किया गया है उसी की दिशा में एक कदम है, यह साफ दिखाई पड़ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು। देखो हमारी पार्टी ऑलरेडी रिएक्ट की, बार बार वही बोलना अच्छा नहीं लगता। सर, अभी जो किरण रिजिजू यूनियन मिनिस्टर ने बोला कि हम अपील किए थे पार्लियामेंट सही चलना बोल के, मगर कांग्रेस वाले उसको सही नहीं चलने दिया बोल के बताया। उसका पूरा उत्तर हम दे दिए। उन्होंने जो तय किया था डिस्टर्ब करने का, उसमें वो यशस्वी हो गए। तो इस पर जो सरकार ने चुनाव में नियम बदले हैं और चुनावी प्रक्रिया की जानकारी आप नहीं ले सकते हैं, इस पर जबरदस्त तरीके से घिर गई है सरकार और लगातार वो ऐसे काम कर रही है कि जिस पर वो विपक्ष का विपक्ष उस पर निशाना साध रहा है। संविधान को बदलने के जो आरोप लगे और 400 पार का नारा जो दिया गया, नारा उस 400 पार हासिल तो नहीं हुआ, लेकिन जो अपना संविधान बदलने का तरीका है, संविधान बदलने की जो कोशिश है, वो कोशिश लगातार सरकार दिखा रही है। चाहे वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन पर इतना आगे बढ़ने का मामला हो, और अब ये जो ताजा तरीन मामला है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिस चीज के लिए हाईकोर्ट निर्देश दे रहा है कि आप ये दस्तावेज दिखाइए, उसी को न दिखाया ना पड़े, इसके लिए आप नियमों में बदलाव कर दे रहे हैं। 60 साल 70 साल पुराने नियम बदल दे रहे हैं। ये इसको लेकर अब सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है और विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष ने तो पहले ही तैयारी कर रखी है कि जो चुनावी प्रक्रिया में धांधली हो रही है चुनाव आयोग के खिलाफ, 26 दिसंबर से उसके खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान कर रखा है। अब यह मामला उसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है। बिल्कुल समीर जी, और ये काफी बड़ा मामला बनता चला जा रहा है और इस पे विपक्ष जो है वो बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। एक तो सरकार को दबाव दिया जाएगा कि वो इसको बदले और इस पर आंदोलन होगा, और 26 दिसंबर से जो आंदोलन शुरू होगा वो काफी बड़ा आंदोलन जो है वो एक तरीके से होगा समीर जी। जी बिल्कुल, बड़ा आंदोलन होगा। और आपको ये बता दें, ये जो नियमों में बदलाव की ये कहानी क्या है कि महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हरियाणा में जब चुनाव, विधानसभा के चुनाव हुए, तमाम तरह की धांधली के आरोप आए। उन्होंने बहुत सारे जो प्रमाण थे, एविडेंस थे, उनके दस्तावेज, उनकी रिकॉर्डिंग, वो सारी चीजें उपलब्ध कराई। उसके बाद फिर उन्होंने एक याचिका डाली पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कि जो चुनाव आयोग के पास जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, दस्तावेज हो मतदान से संबंधित, वो उनको उपलब्ध कराया जाए। पहले तो चुनाव आयोग ने मना किया, लेकिन जब उन्होंने याचिका डाली तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया चुनाव आयोग को कि ये दस्तावेज उनको उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन चुनाव आयोग ने सिफारिश की सरकार से कि ऐसा करिए कि आप नियम ही बदल दीजिए ताकि हमको किसी को दस्तावेज दिखाना ना पड़े, क्योंकि अगर दिखाना पड़ेगा तो जो धांधली हुई है वो सारी की सारी सामने आ जाएगी। अब सरकार ने, यानी सरकार के जो विधि और न्याय मंत्रालय है, या उसने इस नियम में बदलाव कर दिया है कि आप कोई दस्तावेज किसी को नहीं दिखाया जाएगा, और हाई कोर्ट उसके लिए आदेश भी नहीं दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये लोकतंत्र को किस तरह से कमजोर करने की कोशिश है वो साफ दिखाई पड़ रही है, जिसके आरोप विपक्ष लगा रहा है। महमूद प्राचा ने भी एक ट्वीट किया है, वही पिटिशनर है, याचिकाकर्ता है, और लगातार इस मुद्दे पर ईवीएम की धांधली को लेकर वो सवाल उठाते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते रहे हैं। उनका जो ट्वीट है, उसका अंग्रेजी में ट्वीट है, उसको हिंदी में हम आपको बता रहे हैं कि स्लीपर सेल लोगों के सच्चे फैसले को दबाने के लिए ओवर टाइम काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग के लिए वो बात कर रहे हैं, या शायद मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए बात कर रहे हो। मैं वादा करता हूं कि मैं दुनिया के सामने उन सभी को बेनकाब करूंगा। नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, आरएसएस, बीजेपी को अपनी सच्चाई छिपाने के लिए कई कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन जैसे मेरे पास चुनाव नियम संशोधन बाधा को दूर करने की रणनीति है, मैं सच्चाई को उजागर करने के लिए अन्य बाधाओं को दूर करने का तरीका ढूंढूंगा।
यानी वो साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से नियम बदले गए हैं तो अब इसके खिलाफ भी वो याचिका दायर करने वाले हैं, और जाहिर सी बात है कि इसको आप छिपा लेंगे, इसकी इजाजत तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कभी नहीं देंगे। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देंगे, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी निर्देश अब सरकार देने की कोशिश कर रही है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट भी जो सरकार से गवर्न होगा, यानी अब सरकार के खिलाफ कोई फैसला मुकदमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। क्या इस तरीके की बातें करने की कोशिश की जा रही है? यानी देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है और अदालतों के हाथ भी बांधने की कोशिशें की जा रही हैं। वास्तव में अब देश के सामने एक गंभीर संकट है। विपक्ष इस बात को जो कह रहा है वो अब सच होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समीर जी जी बिल्कुल, और ये जिस तरह से महमूद प्राचा कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि वो चाहे जितनी बाधाएं खड़ी कर दी जाए उनके सामने, वो उन बाधाओं को दूर करने का, उनको तोड़ने का तरीका, जो संवैधानिक तरीका है, वो ढूंढ निकालेंगे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, कानून की तमाम जानकारी उनके पास है, बहुत सारे नियमों और कानूनों की जानकारी के अलावा बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले हैं उनके बारे में भी पता है, और सरकार ये जो कर रही है वो कितना नियमों के अनुकूल है और कितना नियमों के प्रतिकूल है, इसकी भी जानकारी उनको है। बिना विपक्ष की सलाह के गुपचुप तरीके से जिस तरह से ये किया गया, किसी को पता ही नहीं लगा, और अचानक हाईकोर्ट इधर निर्देश दे रहा है और उधर चुपचाप नियम ही बदल दिया गया कि आप चुनाव की जानकारी, उस चुनावी प्रक्रिया की जानकारी आप किसी को दे ही नहीं सकते हैं। अपने आप में यह बहुत ही हैरान करने वाला मामला है, और किस तरह से चुनाव जो सरकार है वो इस तरह बहुत सारे नियम बदल रही है जिससे कि उसको तमाम जानकारियां देनी न पड़े। जी बिल्कुल, इसीलिए ताकि वो जो असली सच जो है वो सामने आ जाएगा, इसलिए जो है वो तैयारियां जो है ये की जा रही हैं कि सच जो है वो किसी तरीके से सामने नहीं आने पाए। इसके पूरे इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, और एक तरीके से कहा जाए कि वो चुनाव आयोग की तरफ से, मतलब मिली भगत जो है जिस तरीके से चल रही है, जो आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर कि उसने बेईमानियां की हैं, अब वो जो है एक तरीके से सच होती हुई नजर आ रही है। समीर जी, तो ये जो तमाम तरह की धांधली के आरोप है वो सच होते नजर आ रहे हैं, और सच कैसे न होते नजर आ रहे हैं, वो सरकार जिस तरह से उनको रोकने का, छिपाने का प्रयास कर रही है, उन्हीं की वजह से वो सच होते दिखाई पड़ रहे हैं। यानी विपक्ष के आरोप पुख्ता होते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर पुख्ता आरोप ना होते, चूंकि विपक्ष का कहना है कि उसके पास बहुत ही जो दस्तावेज है, जो प्रमाण है, वो बहुत ही एक सही है, वास्तविक है और पुख्ता है, जो ये बता रहे हैं कि कैसे धांधली की गई है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो आप किसी को नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, पब्लिक डोमेन में उसे लाने से मना कर दे सरकार, ऐसा नियम अचानक बना दे, तो इसके पीछे ये पता है कि इसका मतलब कि धांधली हुई है, और सरकार भी उस धांधली को स्वीकार कर रही है। सरकार को भी ये पता है, वरना अचानक नियमों में ये बदलाव का फैसला वो कैसे करती। तो अब ये मुद्दा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बन गया है, और एक यही मुद्दा नहीं बल्कि संविधान को कमजोर करने के लगातार ऐसे कई मुद्दे आ रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान ने जो बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर को लेकर उन्होंने दिया, जिस तरीके से उन्होंने मजाक के लहजे में ये बात की कि लोग बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर चिल्लाते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, वो भी ये बता रहा है कि कैसे संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के लिए इनके मन में कितना सम्मान है। और इसी को लेकर विपक्ष अब सड़कों पर उतरा हुआ है। लगातार बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर के खिलाफ जो बयान दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने, जगह जगह उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, और अब इस चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी 26 दिसंबर से प्रस्तावित है एक बड़ा प्रदर्शन। निश्चित तौर पर यह सरकार के लिए कितना मुश्किलों भरा होगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरा का पूरा शीत सत्र इन्हीं सारे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगता रहा, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। जी बिल्कुल, सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, और सरकार के पास चूंकि जवाब नहीं था तो इसीलिए पूरा सत्र जो है सरकार ने उसको बर्बाद कर दिया। 70 सालों में पहली बार है कि सरकारी पक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है, वो सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहा है और उसने सदन नहीं चलने दिया। ये 70 सालों में पहली बार है। समीर जी, इस देश के 140 करोड़ लोगों के टैक्स के पैसे से संसद चलती है, और भारतीय जनता पार्टी ने 140 करोड़ लोगों के पैसे की बर्बादी की है। ये वसूलियाबी जो है संसद के ऊपर जो खर्च होती है, ये भारतीय जनता पार्टी से की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, उससे की जानी चाहिए, और इस मुद्दे पर निश्चित तौर पर विपक्ष के निशाने पर है। और एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि विपक्ष का जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे पर विपक्ष ने आवाज उठाई कि उसको कमजोर करने, समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, वो सारे आरोप पुख्ता होते दिखाई पड़ रहे हैं, और उन्हीं की वजह, वही आशंकाएं थी जिनकी वजह से सरकार को महज 240 सीटें मिली, और अब वो अपने जो उसके सहयोगी
दल है उनके निशाने पर भी है। उधर नीतीश कुमार लगातार आंखें दिखा रहे हैं बिहार में, जिनकी बैसाखी मुख्य रूप बैसाखियां जो है सरकार को चलाने वाली, उनमें एक नीतीश कुमार की भी बैसाखी है, चंद्रबाबू नायडू की है। और इधर सबसे एक महत्वपूर्ण बैसाखी जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना ही मानकर चल रही थी, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे एक बार फिर नाराज बताए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे के पास लोकसभा में 7 सांसद हैं, इस समय बहुत ही महत्व रखते हैं वो 7 सांसद। गृह मंत्रालय की मांग थी, पहले तो उनको मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, अब उनको गृह मंत्रालय भी नहीं दिया गया। उसको लेकर एक बार वो फिर नाराज हैं और सरकार ये जानती है कि एकनाथ शिंदे के पास तमाम ऐसी जानकारियां हैं जिनके आरोप विपक्ष लगा रहा है चुनावी धांधली से संबंधित, जिसको वो पब्लिक डोमेन में लाने से रोकने के लिए नियम में बदलाव कर दे रही है। तो एकनाथ शिंदे की नाराजगी को इतने हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। एक बार सुनते हैं पहले संजय राउत ने क्या कहा है एकनाथ शिंदे को लेकर और जो महाराष्ट्र में वहां की महायुति सरकार चल रही है उसको लेकर। लेकिन महायुति सरकार तो इस मुद्दे पर घिरी ही है, उस पर संकट के बादल मंडरा ही रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा संकट के बादल मंडरा रहे हैं केंद्र की सरकार पर। पहले सुन लेते हैं संजय राउत क्या कह रहे हैं। देखिए, गार्डियन मिनिस्टर जो होते हैं, अभी पहले सरकार नहीं बना, सरकार बना तो जो विभाग है, जो खाते वाटे बोलते हैं, पोर्टफोलियो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन 1 महीने तक रुका, अभी कल किया है। अब गार्डियन मिनिस्टर के बारे में खींचतान चल रहा है, उसे क्या होता है? गार्डियन मिनिस्टर अपने अपने क्या बोलते हैं, हमारे भाषा में मराठी सूबेदारी बोलते हैं, संस्थानिक बोलते हैं, राजा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के, वो आप किसको कहाँ डिप्यूट करना है मलाई खाने के लिए, उसके लिए खिंचातान चल रही है। उससे क्या होगा? हाँ, वो आखिर तक चलेगा अपने अपने बार्गेन पावर लगा के। अब मुख्यमंत्री फिर एक बार उनको तबीयत खराब हो गया और वापस अपने गांव चले गए, उनकी तबीयत बार बार खराब होती है, मुझे चिंता लगती है। क्या किया फडणवीस साहब ने, उनके ऊपर कौन सी जादू किया है मुझे मालूम नहीं। बार बार कैसे बीमार पड़ते इतने मजबूत आदमी, तो देखना पड़ेगा। तो बार बार खड़गे बीमार पड़ रहे हैं, एक बार फिर वो बीमार, माफ कीजिएगा, बार बार एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और अब उप मुख्यमंत्री हैं, एक बार फिर वो बीमार पड़े हैं, अपने गांव की ओर रुख किया है। संजय राउत उस पर चिंता भी जता रहे हैं, लेकिन चिंता उनकी महायुति सरकार को लेकर भी है और सरकार में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर अमलेंदु जी, सरकार के लिए महाराष्ट्र की सरकार ही चिंता का विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो केंद्र सरकार सबसे बड़ी चिंता का विषय। केंद्र सरकार सबसे ज्यादा चिंता का विषय समीर जी, और जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया अमित शाह ने, उसको लेकर मामला बहुत गर्माता जा रहा है। देखिए, एकनाथ शिंदे जो थे वो दीक्षा भूमि पहुंच गए थे, बाबा साहब की ने जहां अपना धर्म त्याग किया था और बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, वहां पहुंच गए थे। तो उसको आसानी बोले भी थे कि बड़ी प्रेरणा मिलती है वहां। हाँ, बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो ये प्रेरणा जो मिलती है उनको, वो सीधे सीधे अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी को मैसेज दिया था उन्होंने। आप देखिए कि उनको गृह मंत्रालय नहीं मिला, और गृह मंत्रालय नहीं मिलने के कारण जो है उनको एक तरीके से कहा जाए कि वो काफी ज्यादा उनकी नाराजगी समझी जा सकती है एकनाथ शिंदे की। और वो चले गए अपने गांव, खुद ही नहीं गए, साथ में अपने बेटे को भी ले गए, यानी उनके बेटे भी गए। तो क्या दोनों पिता पुत्र की तबीयत खराब हो गई है। इधर आज उनको पदभार ग्रहण करना था, लेकिन पदभार ग्रहण नहीं कर रहे एकनाथ शिंदे, जबकि दूसरे उप मुख्यमंत्री जो हैं वो अपने मंत्रालयों का पदभार ग्रहण करेंगे, अजीत पवार। और अजीत पवार ने भी स्वीकार किया है कि मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर मंत्रियों में काफी ज्यादा नाराजगी है। हालांकि उनका कहना है कि चूंकि बड़ा मंत्रिमंडल है तो इसलिए नाराजगी स्वाभाविक है, स्वाभाविक वो बता रहे हैं। लेकिन अगर स्वाभाविक भी है तो नाराजगी क्यों है, सवाल ये उठ रहा है। तो ये एक चिंता है। दूसरा, एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहार में खेल कर रही है उससे नीतीश कुमार सजग हो गए हैं। और एकनाथ शिंदे का प्रकरण देखकर नीतीश कुमार को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ भी वही खेल करेगी। अब खबरें ये चल रही समीर जी, हमें नहीं मालूम कि उसमें कितनी सत्यता है कि नहीं है, कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को संदेश भेजा है कि त्राहिमाम बचाओ, भारतीय जनता पार्टी से बचाओ, और वो अब शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार मिल जाते हैं समीर जी, तो फिर मोदी जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, ये साफ तौर पे समझ में आता है। तो खतरा सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार पे नहीं है, खतरा मोदी जी की सरकार पर भी है। मोदी जी हालांकि विदेश घूम रहे हैं अमित शाह को यहाँ संकट में छोड़कर, लेकिन इसके असरात जो हैं वो सीधे सीधे केंद्र सरकार पर देखे जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, तो यहाँ सरकार दोनों ही घिरी हुई है, यानी महाराष्ट्र की सरकार भी और केंद्र सरकार भी। केंद्र सरकार के जो सहयोगी दल हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने अपने 6 महीने के भीतर ही बहुत सारे फैसले अपने पलटे हैं, लेकिन जो जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जो शब्द बोले हैं राज्यसभा में, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, जिस बॉडी लैंग्वेज के जो बयान दिया है, उसको लेकर अब विपक्षी दलों के जो सरकार के सहयोगी दल हैं उन पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है कि वो किधर जा रहे हैं। और उस पर अभी तो इस पर अमलेंदु जी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है सहयोगी दलों की। चुनावी नियमों में जो बदलाव कर दिए हैं सरकार ने, लेकिन निश्चित तौर पर जो सहयोगी दल है इस मुद्दे पर सरकार के साथ तो कतई आने वाले नहीं है। हाँ बिल्कुल, इस मामले में तो कतई सरकार के साथ आने वाले नहीं है, बल्कि इससे दूरी बना रहे हैं। हालांकि छोटे मोटे कुछ दल जो है, जैसे चिराग पासवान या जीतनराम मांझी, ये साथ में दिखाई पड़ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर साथ में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये साथ में दिखाई पड़ रहे हैं तो ये अपना नुकसान कर रहे हैं। चूंकि जनमानस में जो है अमित शाह को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है, और अमित शाह का इस्तीफा जनमानस मांग रहा है, कोई राजनीतिक दल नहीं मांग रहा है। आम जनता जो है अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है कि अमित शाह इस्तीफा दो, तुमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। और ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी कल इसको लेकर समीर जी काफी कुछ कहा है। जी बिल्कुल, इसे लेकर मामला बढ़ता जा रहा है और अमित शाह से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग देश भर में हो रही है। तमाम दलित संगठन है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल तो उसके विरोध में है ही, और 25 दिसंबर को बड़े प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। और इसके अलावा देश भर में जगह जगह से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। कुछ एक तस्वीरें तो अमलेंदु जी ऐसी है कि जिसको हम लोग स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते हैं, इस तरीके से वो प्रदर्शन करने की अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। बहरहाल उनकी चर्चा करते हैं, एक बार सुनते हैं कि अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उन्होंने क्या कहा है इस मुद्दे पर। समाजवादी पार्टी भी जबरदस्त हमलावर है सरकार पर, कांग्रेस पार्टी के साथ, और जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उन्होंने संसद में लगातार प्रदर्शन किया, माफी मांगने की मांग की और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की, लेकिन इस्तीफा तो दूर, माफी भी नहीं मांगी गई। अब क्या होता है, कितना सरकार के लिए मुश्किलों भरा है, ये देखने वाली बात है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, और लोकतंत्र में ये हमारे लिए रक्षा कवच का काम करता है। संविधान हमारे लिए, आपके लिए ये संविधान रक्षा करता है, हमें आपको सम्मान दिलाता है, और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी अपमानित करना चाहती है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया संविधान का, लोकतंत्र का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जो बीजेपी के लोग, केवल एक नहीं, बीजेपी के सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए। अब समाजवादी पार्टी आगे कहां तक जाएगी? तो बड़ी बात कह रहे हैं अखिलेश यादव कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह छोटे मोटे नेता नहीं है, सरकार में नंबर 2 की हैसियत है। पार्टी में भले ही उनके पास पद नहीं है, लेकिन वो नंबर 1 और नंबर 2 का प्रधानमंत्री मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का पद अपने आप बना हुआ है। तो ये सब बड़ी गंभीर बातें हैं, और उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किस तरह से विपक्ष पर ही हमलावर है, विपक्ष पर ही वो आरोप लगा रही है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को हम आपको सुनाएंगे कि क्या उन्होंने कहा है, और उससे क्या पता चलता है कि अपमान कौन कर रहा है, सम्मान कौन कर रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से अमित शाह ही नहीं बल्कि पीएम मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, और इससे बचने का उसके पास रास्ता भी नहीं निकल रहा है, वो उसके लिए मुश्किलों भरी साबित होने वाली है। सरकार के लिए भी मुश्किल आ रही है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन के जो सत्तारूढ़ गठबंधन है एनडीए, उसके घटक दल इस मुद्दे पर उसका साथ छोड़ चुके हैं, छोड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। जो प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी ने संसद परिसर में, जिसमें 2 सांसदों को चोटें भी आई, उस प्रदर्शन में सहयोगी दलों के सांसद मौजूद नहीं रहे। साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस मुद्दे पर वो कतई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, और जेडीयू और टीडीपी के सांसद भी साथ दिखाई नहीं पड़े। हालांकि सांसद तो साथ में एलजेपी के भी दिखाई नहीं पड़े।
भले ही वो बाद में उनके बयान आ रहे हो लेकिन दिखाई नहीं पड़े। तो ये इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अपनी उसमें जो अपने गठबंधन में भी जो है वो अलग थलग पड़ती जा रही है और इसका व्यापक प्रभाव जो है सरकार के ऊपर पड़ने जा रहा है। सरकार के ऊपर वाकई में अब खतरे जो है वो शुरू हो गए समीर जी। जी बिल्कुल। और अमलेंदु जी, जो उसमें उस पूरे मुद्दे से पर पर्दा डालने की जो कोशिश की गई, 2 सांसद घायल हो गए, धक्का मुक्की की खबरें आई, तो जो घायल सांसद हैं अभी उनकी स्थिति कैसी है? कोई खबर अपडेटेड? अभी तो समीर जी खबर नहीं है, लेकिन कल जो है वो गिरिराज सिंह जो है वो गए हैं, जाकर प्रताप सिंह सारंगी से मिले हैं और उनसे मुकेश राजपूत से जाकर मिले हैं। और वो तो खबर उनके स्वास्थ्य की वो तो बता चुके हैं। डॉक्टर जो थे आरएमएल के अस्पताल के, वो जो काफ़ी उनका वायरल हुआ कि सेंट्रल लीडरशिप जो है, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो तय करेगा कि कब तक आईसीयू में रहना है। और खबर आ रही है अमलेंदु जी कि आज सुबह वो लोग दोनों ही लोग डिस्चार्ज हो गए हैं, मतलब आईसीयू में थे और काफी चोटें सिर में आई थी। प्रताप सारंगी जो पूर्व मंत्री हैं, हाँ अविनाश जी के पास कुछ खबर है? आज सुबह उन दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद वो नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल है, वहां जाके एडमिट हो गए हैं। कैलाश हॉस्पिटल जो है वो बीजेपी के जो सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, वो बीजेपी हाँ वो मंत्री भी रहे हैं, वो बीजेपी के सांसद हैं। उनका नोएडा में 3-4 हॉस्पिटल्स हैं, तो उनमें प्रताप सारंगी और जो दूसरे सांसद हैं राजपूत साहब, वो दोनों के दोनों उसमें जाके एडमिट हो गए हैं। अब एडमिट क्यों हुए हैं अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। जब वो आईसीयू से वहाँ छुट्टी हो गई थी, उनको बताया गया था कि वो स्वस्थ हैं, तो अब यहाँ क्यों एडमिट हुए हैं? और दूसरी बात ये है कि वो जो हॉस्पिटल है वो बीजेपी सांसद का है, और तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ संभवतः वो 10-15 दिन आराम कर सकते हैं। शायद यहाँ इलाज अच्छा मिले और सरकारी अस्पताल पर भरोसा न हो, ये सोचकर उनको यहाँ एडमिट कराया गया। हाँ हो सकता है, शायद मोदी जी ने उतने अच्छे हॉस्पिटल शायद नहीं कर पाए हैं, और ये बीजेपी सांसद का हॉस्पिटल्स है, तो शायद यहाँ उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए और शायद जो जैसा ट्रीटमेंट वो चाहते हैं वैसा ट्रीटमेंट मिल जाए। तो सब क्योंकि उन्हें संभवतः जो स्वास्थ्य लाभ है इसका भी लंबे समय तक करना पड़ सकता है, क्योंकि घायल वो कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। तो अब चोट उनकी दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन कोई अंदरूनी चोट लग गई है तो उसके लिए तो भाई तमाम जाँचें होंगी, तो इसलिए वो कैलाश हॉस्पिटल में यहाँ आकर एडमिट हो गए हैं। तो धन्यवाद अविनाश इस जानकारी के लिए, बहुत इस शुक्रिया। आपने बताया कि डिस्चार्ज हो गए राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से दिल्ली के, और अब वो नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा का अस्पताल है। ये जानकारी अभी मिल रही है। तो यानी सरकारी अस्पताल से वहां जाना और इस मुद्दे पर जिस तरह से विपक्ष तंज कस रहा है, तो अब ये भी दिखा रहा है कि या तो सरकारी हॉस्पिटल पर भरोसा नहीं है आरएमएल का, जबकि देश भर से लोग वहां आते हैं और उस पर काफी भरोसा रखते हैं, और उनको वहां से हटाकर कैलाश हॉस्पिटल ले जाया गया। जी, उनको वहां से हटाकर कैलाश हॉस्पिटल ले जाया गया है। इधर खबर एक ये है समीर जी कि राहुल गांधी जो है वो परभणी पहुंचने वाले हैं, जो महाराष्ट्र में, और वो वहां जाकर जो सूर्यवंशी जो उसमें जिसमें दुर्घटना हुई उनके साथ उनके परिवार से जाकर मिलेंगे, और सुबह वो निकल चुके हैं 3 घंटा पहले दिल्ली से, और परभणी पहुंचने वाले हैं वो। और इधर आज कांग्रेस के तमाम सांसद और नेता जो हैं वो जगह जगह अमित शाह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को जानकारी दे रहे हैं कि अमित शाह ने किस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। जी बिल्कुल। तो ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं परभणी, अभी महाराष्ट्र में जहां पर पिछले दिनों हिंसा हुई थी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर उसको लेकर कुछ विवाद हुआ था, उस हिंसा में एक व्यक्ति की जान भी गई थी, वहां पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, और इस मुद्दे पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान रहा, उस मुद्दे पर लगातार घिरे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरे जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनके विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं, और उनके विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। और इस मुद्दे पर 25 दिसंबर को एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी में तमाम संगठन है, जिसमें कई दलित संगठन है, बहुत सारे दूसरे सामाजिक संगठन है, और राजनीतिक दल भी उसमें शामिल है। बहुजन समाज पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का निशाना यह है कि ये जो बाबा साहब आंबेडकर के मुद्दे पर एक तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को क्लीन चिट तो नहीं दे पा रही हैं, लेकिन बीजेपी को घेरने की तुलना में वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ज्यादा घेर रही है। हाँ, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ज्यादा घेर रही है।
अभी भी उनका जो है एक तरीके से कहा जाए भाजपा के प्रति प्रेम जो है बीएसपी का वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन चूंकि मजबूरी है, उनका मतदाता जो है काफी ज्यादा नाराज है, तो अपने मतदाताओं को एक तरीके से संतुष्ट रखने के लिए कि देखो हम भी जो है अमित शाह का विरोध कर रहे हैं, ये इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं समीर जी, अभी तक बहुत जो थे मोदी मोदी चिल्लाया करते थे, दलित हैं, और वो जो है वो खुलकर अब अमित शाह के खिलाफ जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं। तो ये सब चीजें भी आ रही हैं, तो ये सब देखना। इधर जो अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया उस पर अभी तक माफी नहीं मांगी, इसके खराब नतीजे जो है वो आना शुरू हो गए समीर जी। और कई जगह मतलब बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने की घटना जो है वो सामने आई है। जिग्नेश मेवाणी जो गुजरात से विधायक हैं, उन्होंने एक जगह का ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि जो खबर ये आ रही है कि अहमदाबाद के खोखरा इलाके में बाबा साहब की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया है। ये उन्होंने एक छोटा सा वीडियो ट्वीट किया है और ये जानकारी दी है। यानी कि अमित शाह ने जो किया है उसके परिणाम जो है वो समाज में दिखाई पड़ने लगे हैं कि किस तरीके से समाज में विभाजन हो रहा है। यानी असली टुकड़े टुकड़े गैंग जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी है, जो हिंदुओं को भी बांट रही है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। किस तरीके से इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया और किस तरीके से इन्होंने जो कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, यानी वो साफ तौर से दिख रहा है कि अमित शाह जो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। जी, एक बार हम उस वीडियो को दिखाने की कोशिश करेंगे जो राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए, और जिसको लेकर विपक्ष ही नहीं बल्कि देश भर में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोगों में नाराजगी है, जबरदस्त गुस्सा है, और जगह जगह गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। उनके जो प्रतीकात्मक तरीके से उनको जो है उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, और उसमें उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, गृह मंत्री से माफी मांगने की मांग हो रही है। सुनते हैं एक बार क्या कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छा मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। तो ये वो बयान था जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। इसे संसद में राज्यसभा में ये बयान दिया, वहां माफी मांगने की मांग की गई। उसके अलावा संसद परिसर में लगातार प्रदर्शन हुआ विपक्ष का, और वहां पर नारेबाजी की गई। गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने और उनके इस्तीफे की मांग की गई, लेकिन ना तो इस पर माफी उन्होंने मांगी और ना ही किया, बल्कि यह कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि इसमें डॉक्टर अंबेडकर का, बाबा साहब का कोई अपमान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो उनका सबसे ज्यादा सम्मान करती है। जी जी जी, यही कहा गया। और फिर ये कहा कि साहब मैं तो उस पार्टी से आता हूं जो बाबा साहब के विचारों की पोषक है, और मैं कभी अपमान कर ही नहीं सकती। अगर उस पार्टी से आते बाबा साहब के विचार तो यही थे कि उन्होंने मनुस्मृति चलाई थी, तो भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति कब जला रही है देश को बताएं अमित शाह जी, मोदी जी ही बता दें कम से कम कि मनुस्मृति कब जला रहे हैं। बाबा साहब ने तो जलाई थी मनुस्मृति। बहुत सारे सवाल उठे समीर जी, और लेकिन ये मसला जो बढ़ता चला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गया है अमित शाह का दिया हुआ ये बयान। जी बिल्कुल, ये बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह फंसते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम दूसरों मुद्दों में फंसे हुए हैं। अडानी को लेकर जिस तरह से वो विवादों के घेरे में है, और विपक्ष का आरोप है कि सीधे तौर पर उनका इन्वॉल्वमेंट है उसमें और वो निशाने पर है। तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोनों ही शीर्ष नेता जो लगातार पिछले 10-11 साल से पार्टी को चला रहे हैं, ये घिरे हुए हैं। और इसमें एक जो दिलचस्प बात ये रही कि इस मुद्दे पर उनके सहयोगी दल हैं एनडीए के, वो तो साथ छोड़ ही रहे हैं। पार्टी के भी तमाम सांसदों ने, तमाम नेताओं ने ये संकेत दे दिया है कि जहां व्यक्तिगत रूप से उन्होंने गलतियां की हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, या फिर संविधान को खत्म करने के आरोप हैं, या फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के आरोप हैं, वहां वो उनके साथ नहीं दिखाई पड़ेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर जिस तरह से वोटिंग हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का दिल्ली में रहते हुए भी सदन से नदारद होना, 20 से ज्यादा लोकसभा के सदस्य नहीं पहुंचे, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, यह अपने आप में दिखाता है कि पार्टी के भीतर भी जबरदस्त विरोध होना शुरू हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ।
जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ जो है वो शुरू हो चुका है और 20 सांसद जो थे नहीं पहुंचे, उनमें 3 तो बड़े नाम हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी और गिरिराज सिंह, ये नहीं पहुंचे। तो समीर जी, और जो वन नेशन वन इलेक्शन पर वोटिंग हुई उसमें भी 272 पार नहीं कर पाई बीजेपी, यानी कि 272 बहुमत का आंकड़ा आप नहीं पार कर पाए, तो सरकार अल्पमत में चल रही है, ये भी सामने आ चुका है। फर्ज कीजिए कि अगर वो वित्त विधेयक होता तो सरकार चली जाती, या उसी समय अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ आ जाता, तब सरकार की क्या स्थिति होती, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। तो सरकार खतरे में है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो सरकार खतरे में है, और इधर बीच जिस तरह से जो उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो संविधान को बदलने की, संविधान को खत्म करने की, कमजोर करने की कोशिश कर रही है, उससे ये तमाम घटनाएं हैं जिनसे उसको बल मिल रहा है, और वो इस संविधान को नहीं चाहती है। बनते समय से लेकर, जब संविधान बनने की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक जिस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ इनका विरोध रहा है, वो सारी चीजें दिख रही है। और अब जब ये चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो, या फिर जिस तरह से चुनाव के नियमों में बदलाव किया गया, चुनावी प्रक्रिया के नियमों में हाई कोर्ट के आदेश के बाद कि दस्तावेज दिखाने को कहा गया और नियम में बदलाव कर दिया गया कि दस्तावेज किसी को नहीं दिखाया जा सकता है, ये सारी चीजें अब सरकार के ऊपर भारी पड़ती दिखाई पड़ रही हैं और उन आरोपों को पुष्ट करती दिखाई पड़ रही हैं कि किस तरह से सरकार चाह रही है कि वो संविधान को कमजोर करे और ऐसा चुनाव आयोग के साथ मिलकर कुछ ऐसा तरीका अपनाए कि हमेशा सत्ता में बनी रहे ये सरकार। ये आरोप लगा रहा है विपक्ष, और इसको लेकर भी जबरदस्त आंदोलन की तैयारी हो रही है। सुनते हैं एक बार कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। उन्होंने पूरा सिलसिलेवार तरीके से इसका जिक्र किया है कि कैसे क्या घटना हुई और हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने नियम कैसे बदल दिया है कि दस्तावेज किसी को नहीं दिखाए जाएंगे। जिन दस्तावेजों के आधार पर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर सवाल उठ रहे हैं, उन्हीं दस्तावेजों को न दिखाने के लिए सरकार ने नियम में बदलाव कर दिया है। सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं, सुनते हैं। अक्टूबर 2024 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद वकील महमूद प्राचा ने पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करी। उनको चुनाव आयोग से कुछ दस्तावेज चाहिए थे। 9 दिसंबर 2024 को चुनाव आयोग को हाईकोर्ट ने निर्देशित किया कि एक पर्टिकुलर मतदान केंद्र की वीडियोग्राफी, वहां की सुरक्षा टीवी की फुटेज, सीसीटीवी फुटेज और कुछ अन्य दस्तावेज वकील प्राचा को दिए जाएं। लेकिन बजाय वीडियो और दस्तावेज देने के मोदी सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर 20 दिसंबर की शाम को चुनाव संचालन नियम ही बदल दिए। 93(2) सबसेक्शन ए के तहत अब जनता चुनाव संबंधित किसी भी दस्तावेज को, जैसे वो पहले देख सकती थी, नहीं देख सकती है, ना उसका निरीक्षण कर सकती है, ना उसकी समीक्षा कर सकती है। उसके हक से, उससे वो हक छीन लिया गया है। पहले कोई भी व्यक्ति चुनाव संबंधित किसी भी दस्तावेज को देख सकता था, अब वो नियम बदल दिया गया है। अब चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि कौन क्या, कौन से दस्तावेज देखेगा। एक बात याद रखिएगा कि कानून और न्याय मंत्रालय ने इसको नोटिफाई कर दिया, तो यह हक पहले ही छीन लिया गया है। और अब आदेश कोर्ट्स भी नहीं दे पाएंगे चुनाव आयोग को दस्तावेज साझा करने के लिए। जब यह मामला कोर्ट में चल रहा था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, तब भी चुनाव आयोग ने महमूद प्राचा की याचिका का विरोध किया था, यह कहकर कि प्राचा तो उम्मीदवार नहीं थे हरियाणा में, उनको दस्तावेज क्यों दिए जाएं। तब प्राचा ने दलील यह दी थी कि उम्मीदवार को आप निःशुल्क दस्तावेज दीजिए और अगर कोई अन्य नागरिक मांगे तो उससे एक निर्धारित शुल्क ले लीजिए, इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी। इनफैक्ट कोर्ट ने भी इस दलील को माना और उसको मानकर 6 हफ्ते का वक्त दिया चुनाव आयोग को, और 6 हफ्ते के भीतर फॉर्म 17C भाग 1 भाग 2 वीडियोज और दस्तावेज महमूद प्राचा को देने का निर्देश दिया। लेकिन ऐसा नहीं किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने तो नियम ही बदल दिए। अब इस एक तरफा नियम बदले जाने पर जरूर सवाल खड़े होंगे। सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर जो एक तरफा नियम बदल दिए, क्यों बदल दिए? ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसको छुपाने की कोशिश सरकार और चुनाव आयोग कर रहा है? क्या लोकतंत्र में जनता को अपने चुनाव के संबंधित किसी भी डॉक्यूमेंट को देने का हक नहीं होना चाहिए? तो फिर लोकतंत्र किस बात का? पारदर्शिता से इतना परहेज क्यों है सरकार को और चुनाव आयोग को? ऐसे वक्त पर जब चुनाव आयोग की साख दांव पर लगी हुई है, उसको और मटिया मेट क्यों किया जा रहा है?
क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग के ऊपर आरोप है कि उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम घटाए? क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग ने बार बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाकर लोगों के सामने बहुत सारे सवाल और संशय पैदा किए? क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण रवैये पर देश में व्यापक रोष है? तो ऐसे में जब सरकार और चुनाव आयोग मिलकर नियम बदल देगा और लोगों को उनके हक से वंचित करेगा कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट देखने का उनका हक चला जाएगा, तो हिंदुस्तान के निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर जरूर एक धब्बा है, ये एक कलंक है। और एक बात और उठती है, अगर आपको ऐसा करना था तो आप सारे राजनीतिक दलों को बुलाते, एक मीटिंग करते, विचार विमर्श करते, उनको विश्वास में लेते, समझाते कि आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ये एक तरफा फैसला आपने क्यों किया? आप क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जो भी गुप्त और गोपनीय होता है ना, वो अधिकांश गलत होता है। और इसीलिए सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट कहा गया है। पारदर्शिता प्रजातंत्र की पहली शर्त है। उस शर्त का दमन चुनाव आयोग और सरकार क्यों कर रही है, और उसका दमन करके हिंदुस्तान के चुनावों पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रही है, यह सवाल तो पूछा जाएगा। तो ये सवाल पूछा जा रहा है और जबरदस्त तरीके से पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए चुनाव आयोग और सरकार, इनके बीच में जो दुराविसंधि है उसको लेकर विपक्ष पहले ही सवाल उठा रहा है। और अब चुनाव आयोग की सिफारिश पर जिस तरह से नियम बदल दिए गए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी कि वो दस्तावेज दिखाए जाए और उनको न दिखाने के लिए नियम बदल दिए गए, उसको लेकर जबरदस्त तरीके से विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर चुनाव आयोग और सरकार है। और ये बता रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुद्दा, संविधान को खत्म करने का, चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का, और इस बीच में जो किसानों का मुद्दा सरकार को परेशान किए हुए है, वो अपनी जगह है, उस पर भी किसान जबरदस्त सरकार गिरी हुई है। किसान नेता जगदीप सिंह डल्लेवाल पिछले 27-28 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी बात को सरकार नहीं सुन रही है। हाई कोर्ट भी बार बार यह कह रहा है कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए। किसान पिछले लगभग 1 साल से पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। किसानों की मांग है कि जो वो आश्वासन दिया था, वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको पूरा करें, लेकिन उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी इस पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, उसको आपको दिखाते हैं। लेकिन किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार उपेक्षित भाव से उनको नजरअंदाज कर रही है, उस पर भी एक जबरदस्त नाराजगी है सरकार के खिलाफ, किसानों में भी और दूसरे लोगों में भी। जी, किसानों में भी काफी नाराजगी है, दूसरे लोगों में भी नाराजगी है। और समीर जी, साफ दिखाई पड़ता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि सिर्फ एक फोन की दूरी पर हूं, तो वो 28 दिन से जो डल्लेवाल साहब आमरण अनशन पे सुप्रीम कोर्ट जिसका संज्ञान ले रहा है, नरेंद्र मोदी को चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी अभी वहां कुवैत गए थे समीर जी, वहां उन्होंने भाषण दिया और कहा कि 4 घंटे की दूरी है, प्रधानमंत्री को आने में 44 साल लग गए। ये मतलब 44 साल के बाद कुवैत कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ये नहीं बता पाए कि मणिपुर की दूरी जो 1 घंटे की है, लेकिन प्रधानमंत्री को जाने में अभी 1.5 साल लग गया, अभी तक नहीं पहुंचा प्रधानमंत्री। ये कहना भूल गए। तो प्रधानमंत्री हमारे गजब के हैं, चूंकि वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं तो ऐसी बातें करते हैं, तो इसलिए उस पर ज्यादा बात नहीं की जा सकती। लेकिन ये किसानों का मसला बहुत गंभीर होता चला जा रहा है। अखिलेश यादव जो है, उन्होंने भी डल्लेवाल की स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है, कांग्रेस ने चिंता जताई है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिंता जताई है, और पवन खेड़ा ने इसको लेकर ट्वीट भी किया समझिए। तो ये पूरे देश की चिंता बनती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों से वायदा जो था वो नरेंद्र मोदी ने किया था। जो संसदीय समिति बनी, उस संसदीय समिति ने किसानों की एमएसपी की मांग को समर्थन किया है। डल्लेवाल ने यही पत्र एक प्रधानमंत्री को लिखा भी है कि आप जो है उस संसदीय समिति की जो है उसको मांग कीजिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है कि सरकार से कहा जाए कि वो उसकी मांग को मतलब पूरा करे। और मजे की दिलचस्प बात यह है अमलेंदु जी कि आज किसान दिवस है और इस पर बड़े बड़े विज्ञापन दिए हैं सरकारों ने, बहुत बड़े बड़े विज्ञापन दिए हैं। वो जो किसान पुत्र उपराष्ट्रपति हैं वो गए हैं वहां बताने के लिए, अपना देने के लिए, क्या कहते हैं, चौधरी चरण सिंह की उस पे, और सारे देश के किसानों को जो अपनी वो बता रहे हैं कि क्या है। बिल्कुल, पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि आज किसान दिवस के मौके पर बेहद दुख और शर्म की बात है कि खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का आज 28वां दिन है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी जान पर खतरा बहुत बढ़ गया है और किसी भी वक्त कोई अनहोनी हो सकती है। पूरे देश की संवेदनाएं उनके साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चेतावनी दी है कि इस स्थिति के लिए पूरा शासन तंत्र जिम्मेदार होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2800 किलोमीटर दूर कुवैत की यात्रा पर निकल गए, लेकिन 200 किलोमीटर दूर प्रदर्शन स्थल का जाकर किसानों से मिलने और उनकी समस्या सुनने का वक्त नहीं निकाल सके। बीज, कीटनाशक नकदी में खरीद कर महंगी होती खेती के लिए अपनी फसल और मेहनत के बढ़ते एमएसपी की मांग कर रहे किसानों से मोदी वादा खिलाफी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले कृषि क्षेत्र में अगली पीढ़ियों को आत्महत्या से बचाने के लिए किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ रही है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कहा है पवन खेड़ा ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही बात जो अमलेंदु जी कह रहे हैं कि कुवैत में जाकर उन्होंने कहा कि 4 घंटे की दूरी थी और 44 साल लग गए किसी प्रधानमंत्री को आने में, तंज कस रहे थे। लेकिन अब देश में सवाल पूछा जा रहा है कि कुछ 200 किलोमीटर की दूरी है जहां पर किसान 1 साल से धरने पर बैठे हैं। मणिपुर की दूरी कितनी है जहां पर पिछले 1.5 साल से अशांति बनी हुई है, वहां से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं, लोग वहां पर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। वहां आप क्यों नहीं जा सके? आपको वहां पहुंचाने के लिए, जाने के लिए, मणिपुर पर बोलने के लिए संसद में कितनी कोशिश की सांसदों ने, यहां तक कि अविश्वास प्रस्ताव तक लाना पड़ा कि कम से कम आप उसके बहाने कुछ बोलें, लेकिन कुछ भी नहीं बोलना। और यहां पर किसानों के मुद्दे पर जो कि जब वादा करके आए हैं तब भी उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। तो यह सवाल उठा रहा है विपक्ष। पवन खेड़ा ने यह ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने भी जो जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं उनकी चिंता करते हुए कहा है कि सरकार को उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। सुनते हैं एक बार क्या कहा है अखिलेश यादव ने। लेकिन इस मुद्दे पर भी, किसानों के मुद्दे पर जबरदस्त नाराजगी है। 28 दिनों से जिस तरह से जगजीत सिंह डल्लेवाल की स्थिति है, आमरण अनशन पर वो बैठे हैं और उनके पास सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंच रहा है धरना स्थल पर, बात करने को कोई तैयार नहीं है। किसान 1 साल लगभग होने जा रहा है वहां धरने पर बैठे हैं, दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश करते हैं, उनको वहां लाठीचार्ज करके उनके ऊपर पानी की बौछारें, रबड़ की गोलियां चलाई जाती हैं, वापस कर दिया जाता है। विपक्ष पूछ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कहा है अखिलेश यादव ने, सुनते हैं। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, मैंने पहले भी कहा है। अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आज समस्या क्या है? आज बॉर्डर पे किसान, नेता भूख, तो हर चीज का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन तमाम चीजों का राजनीतिक लाभ लेते लेते अब उसके जाल में खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को के खिलाफ दिए गए बयान का मुद्दा हो, आपत्तिजनक बयान का मुद्दा हो, या फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा हो, या फिर ताजा तरीन किस तरह से चुनावी नियमों में बदलाव कर दिया गया कि कोई दस्तावेज किसी को नहीं दिखाया जा सकता है। यह अपने आप में जो पूरी की पूरी लोकतंत्र में एक पारदर्शिता जो सबसे बड़ी चीज होती है, उस पारदर्शिता को खत्म करने की कोशिश की गई है। क्या एक तरह से जो ये नियमों में बदलाव किया गया है, और इसको लेकर विपक्ष जबरदस्त हमलावर है, बड़े आंदोलन की तैयारी में है सरकार के खिलाफ। क्या होता है देखने वाली बात है। लेकिन महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली की सरकार तक खतरे में दिखाई पड़ रही है तमाम मुद्दों पर। बने रहिए आप डीबी लाइव के साथ इस तरह से ताजा तरीन जानकारी, खबरों और विश्लेषण के लिए। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।